बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। ऑर्डर है इंटरनेशनल सिस्टम में या डिसऑर्डर है, और इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान रियासती सतह पे, सब रीजनल साउथ एशिया सतह पे, रीजनल मीना रीजन के अंदर और सिस्टमिक लेवल पे, और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पॉसिबल सिनारियोज क्या होंगे। ऑर्डर जो आज का ऑर्डर है इसे हम कहते हैं लिबरल ऑर्डर, और ये बेस करता है इनलाइटनमेंट के ऊपर, जिस तहरीक का आगाज़ 17वीं और 18वीं सदी के अंदर शुरू हुआ। और इसमें जॉन लॉक और इसके साथ दूसरे फ़िलासफ़र थे जिनका मकसद ये था कि रीज़निंग को अपर हैंड दिया जाए सुपरस्टिशियस बिलीफ के ऊपर। और इसके नतीजे में हमने देखा कि दो रियासतों के अंदर तब्दीली रूनुमा हुई और बड़े पैमाने पे हुई। एक अमेरिका और दूसरा फ्रांस। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिका में आज़ादी के बाद इनलाइटनमेंट को मॉडल के तौर पे लिया गया, और आज की मॉडर्न दुनिया में इसे हम लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर और लिबरल डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। इसके जो मेन फीचर्स हैं, लीगेसी हैं, उसमें रैशनलिज्म एंड एम्प्रिसिज्म है, यानी बुनियादी तौर पे ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग को अपर हैंड दिया गया है। प्रोग्रेसिवनेस है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को चेंज करना है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थीरी, यानी द थीरी एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सोसाइटी एंड द स्टेट, और इंडिविजुअल राइट्स, ये वो बुनियादी थी। इसके दो पिलर फाउंडिंग स्टोन्स जिसे हम कहते हैं, उसमें जेरेमी बेंथम का डॉक्ट्राइन ऑफ सल्वेशन, जिस पर डेमोक्रेसी बेस करती है, और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट जो आदम स्मिथ ने दिया है, कैपिटलिस्ट मॉडल बेस करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्या इंपीरियलिज्म को जन्म दिया? ये मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव है, और क्या ये अब डीके का शिकार है? जिस तरह से जॉन पॉल कैनेडी और इब्न खुल्दून यही यकीन रखते हैं कि हर उरूज का एक जवाल है, और जवाल इनएप्ट पॉलिसीज़ की वजह से होता है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज एक इंतहाई अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की जानी पहचानी और दिफाई शोबे में बहुत बड़ा नाम, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, पहले तो आपके वक्त का सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज का जो ऑर्डर है, यानी इंटरनेशनल लॉ एंड रिजीम्स जो कि रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या वो डीके का शिकार है? और इसमें पाकिस्तान बहैसियत रियासत कहाँ खड़ा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मेरे नज़दीक आपने एक बहुत पर्टिनेंट, लिविंग और बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट उठाया है। जैसे आपने जिक्र किया कि इस वक्त क्या दुनिया में ऑर्डर है या डिसऑर्डर है, तो मैं ये कहूँगा कि जब भी एक ऑर्डर रिप्लेस होता है बाय अनदर ऑर्डर, तो उसके इंटरवीनिंग पीरियड में डिसऑर्डर होता है। तो डिसऑर्डर से ही नया ऑर्डर जन्म लेता है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, और पीछे अमेरिका एक वाहिद सुपर पावर रह गई दुनिया की। सो उस वक्त लिबरल ऑर्डर जिसका जिक्र आपने इंट्रो में किया, जो उससे प्री डेट करता है, लेकिन उसने वो एक मतलब एक अपनी प्रॉपर शक्ल में मैनिफेस्ट हुआ ऑन द ग्लोब ऑफ अर्थ। यूएस बीइंग द सुपर पावर, सोल सुपर पावर, वो स्याह सफेद का मालिक, और वो जो चाहता था वो कर रहा था। लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड तो ये था कि यूएस की जो अपनी वैल्यूज हैं उनको दुनिया में स्प्रेड किया जाएगा, उनको इनकरेज किया जाएगा, लाइक डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म। लेकिन ये है कि आज हम देख रहे हैं कि जब ये पूरा ऑर्डर प्ले आउट हुआ है, तो आज मैं समझता हूँ कि आज की दुनिया पहले किसी भी टाइम से ज्यादा अनफेयर और अनजस्ट है। बिकॉज मैं समझता हूँ कि ह्यूमन बीइंग बाय नेचर इज इरेशनल, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए सोल सुपर पावर ने तमाम जो कन्वेंशंस थी, तमाम जो कवानीन थे, रवायात थी दुनिया की, उनको ट्रैम्पल करना शुरू कर दिया।
आपने अपने इंट्रो में ह्यूमन राइट्स और ये जो है उसका जिक्र किया, लेकिन लेकिन आपने देखा कि अंडर द नोज ऑफ यूएस इस वक्त गाजा में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हुआ, क्यूबा के साथ क्या होने जा रहा है, ग्रीनलैंड के बारे में क्या बातचीत हो रही है, कनाडा के बारे में क्या बातचीत हो रही है। सो मेरे नज़दीक जो रियलिस्ट ऑर्डर था, जो लिबरल ऑर्डर से पहले था, जब एक बैलेंस था ग्लोबल सिस्टम के ऊपर, तो उसमें फिर थोड़े चेक एंड बैलेंसेस थे। लेकिन लिबरल ऑर्डर विच वाज लेड बाय द यूएस फ्रॉम एंड ऑफ कोल्ड वॉर टिल टुडे, उसमें मैं समझता हूँ कि एक फ्री फॉर ऑल था, माइट इज राइट, जंगल का कानून, जो मर्जी है करें, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। यूएनओ विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द वेस्ट, उसको अमेरिका ने खुद अपने जूते की नोक पे रखा। और लेकिन ये कि अल्टीमेटली अमेरिका को उसके उसके पास जाना पड़ा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर का इशू था। लेकिन ये एनवायरनमेंट आपके सामने है कि किस तरीके से ज्यादा डिसऑर्डर और ज्यादा केओस ने प्रिवेल किया ओवर द ग्लोब ऑफ अर्थ फॉर फॉर एक मैं कहूंगा कि एक ब्रूट और एक अनफेयर सुपर पावर की वजह से। जनरल साहब, इस सारी सूरत हाल में जिसकी डिपिक्शन आपने दी, इसमें पाकिस्तान अपने आप को किस तरह पोजीशन कर रहा है साउथ एशिया के अंदर? देखिए, हमें पहले ये देखना होगा कि पाकिस्तान इससे पहले किस पोजीशन में था। हमने पिछले ऑलमोस्ट 8 डिकेड्स, जब से हमने आज़ादी ली है, सो हमने वी वर एलाइज ऑफ द वेस्ट, और हमने तमाम हमारे जो सिस्टम्स हैं पाकिस्तान के, लाइक पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो दे फ्लो आउट ऑफ वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थॉट। सो हम उनके हिलाए रहे हैं। इसमें हमने पर्टिकुलरली 2 जंगों में, एक सोवियत यूनियन के अगेंस्ट थी और ये दूसरी जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट थी, उसमें पाकिस्तान ने एक फ्रंट लाइन स्टेट वाला रोल प्ले किया। हम एक ऐसे खिते में मौजूद हैं जहां पे के हर दूसरे दिन 2 हाथी डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपस में लड़ना है, और पाकिस्तान इस लड़ाई में एक कंडुएट बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। और पाकिस्तान का जो आई वुड से फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है, वो उसका फॉर्डर बन जाता है। पहले हमारे फंडामेंटलिस्ट ने जहादीज प्रोवाइड किए टू फाइट सोवियत यूनियन। अमेरिका ने उनको यूज किया और जंग जीती, हाथ साफ किए और वापस चले गए। उसी जंग से दूसरी जंग ने जन्म लिया जो वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट थी। वही जहादी जो उस वक्त अमेरिका के काम आए थे, अब उन्होंने टेररिस्ट की शक्ल ले ली और अमेरिका को इन अ वे हॉन्ट करना शुरू कर दिया। सो अमेरिका दोबारा वापस आया अब इन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, जो कि इस वक्त अमेरिका को चैलेंज कर रहे थे। इस वक्त दोबारा हमारे जो फंडामेंटलिस्ट है, एक डिफरेंट ब्रीड के, उनका इस्तेमाल किया गया। पहले अगर इस्तेमाल किया गया जो बंदी सेक्ट को, तो सेकंड टाइम इस्तेमाल किया गया बरेलवी सेक्ट को। सो ये हमें देखना ये है कि हमने इस सारे प्रोसेस में कीमत पे की, कुछ हमने गेन किया, कुछ हमने लूज किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे हमारा फ्यूचर किधर को है। दुनिया जो है उस वक्त बदल रही है। कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं कि बदल चुकी है यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, आपके आई एम श्योर कि आपकी आपकी नजरों से गुजरा होगा जॉन जे मर्शेमर का आर्टिकल बाउंड टू फेल, और उसका सब टाइटल है राइज एंड फॉल ऑफ लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। इट्स अ वर्थ रीडिंग आर्टिकल, जिसमें उसने जस्टिफिकेशन दी है कि व्हाई इट इज टाइम फॉर द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर टू फेल। और फिर आगे वो जाके सिनेरियोज देता है कि आगे जाके बाइपोलर वर्ल्ड होगी या मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी या यूनी मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी। तो हमें नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ it is most likely a multipolar world unless a time comes that it becomes purely a bipolar world, जब चाइना जो है वो एट पार आ जाता है यूएस को, या उसको एक्सीड कर जाता है।
यहाँ पे डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें चंद क्वेश्चंस अपने से पूछने होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंट पावर कौन सी है और नेबर कौन सा है। तो यूएस एक डिस्टेंट पावर है, चाइना एक नेबर है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि राइजिंग पावर कौन सी है और डिक्लाइनिंग पावर कौन सी है। अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना एक राइजिंग पावर है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अमेरिका और चाइना इन दोनों का रवैया, इनमें से कौन हमारे साथ थ्रू थिक एंड थिन खड़ा रहा है और किसने हमें एज अ क्लाइंट यूज किया है और डंप किया है, हर दफा इस्तेमाल के बाद डंप किया है। जरा मुशर्रफ के टाइम पे ये कहा जाता था कि इस दफा अमेरिका पाकिस्तान को डंप नहीं करेगा, देन आई वाज लेफ्टिनेंट कर्नल, और मैं ये कहता था कि ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका पाकिस्तान को डंप नहीं करेगा। वही हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को डंप किया। आज भी हमारी होप है कि अमेरिका पाकिस्तान को डंप नहीं करेगा। आई होप एंड प्रेस हो, लेकिन इट इज राइटिंग ऑन द वॉल कि अमेरिका के जब जब उसका हम उस हमारी यूजफुलनेस उसके लिए खत्म होगी तो हमें डंप करेगा। राव, अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। क्या हम उसी रास्ते पे चलते रहे जिस पे आप पिछले 8 दहाइयां चलते रहे हैं और आपने एक फ्रंट लाइन स्टेट वाला रोल अदा किया वेस्ट के लिए, जिसके बारे में बड़ी ऑनेस्ट कन्फेशन आपके डिफेंस मिनिस्टर ने की चंद माह पहले, दैट वी डिड डर्टी वर्क फॉर द वेस्ट। सो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इसको ऑनेस्ट जो है वो एडमिशन उस सूरत में कहूंगा अगर हम ये तहिया कर लें कि फ्यूचर में हमने डर्टी रोल नहीं प्ले करना। लेकिन अगर हम दोबारा उसके लिए पॉइस हो रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा कि ये एडमिशन के कुछ पर्पसेस डिफरेंट थे, जो कि विच कैन बेस्ट बी नोन टू द डिफेंस मिनिस्टर। नाउ कमिंग टू दैट क्वेश्चन, मेरे नजदीक 70 साल से पाकिस्तान उस रास्ते पे रहा है कि जिसमें हमारी डिस्ट्रक्शन और फाइटिंग थी। हमने बहुत ज्यादा लॉसेस सफर किए। वॉर ऑन टेरर में अलोन पाकिस्तान ने समथिंग लाइक $125 बिलियन का लॉस फेस किया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ, हमारा ब्लड का लॉस हुआ। हमारे इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी में देयर विल बी लैक्स ऑफ हाउस होल्ड्स विच आर एबनॉर्मल, जहाँ पे या तो कोई शहीद होया हुआ है, या वहां पे कोई बेवा है, यहाँ पे किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है। तो पाकिस्तान ने ये देखना है कि आगे हमने क्या रास्ता लेना है। तो मेरे नजदीक चाइना इज द म्यूचुअली अश्योर्ड डेस्टिनी। मैं ये कहता हूं कि मैड एक टर्म यूज होती है न्यूक्लियर डोमेन में, लेकिन इसको मैं इस सूरत में भी इस्तेमाल करता हूं कि चाइना और पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है दैट इज म्यूचुअली अश्योर्ड। पाकिस्तान चाइना के लिए क्रिटिकल है, चाइना पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल है। 25 और 26 के दोनों साल डिफाइनिंग ईयर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने आप को ऐसे पोजीशन करना चाहिए। अभी तक जो हमने किया है काम वंडरफुल, मार्वलस, हमने एज एन एजेंट ऑफ पीस अमन करवाया है, लेकिन फ्यूचर हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी फ्यूचर डेस्टिनी कहाँ पे लाई करती है, और वो मेरी असेसमेंट में चाइना के साथ लाई करती है। जनरल साहब, ये वो ऑब्जेक्टिव जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की आपने बात की, जो कि ऑर्डर के अंदर तब्दीली के पेश नज़र पाकिस्तान को भी तब्दील होना चाहिए। लेकिन ये जो नब्रास्का यूनिवर्सिटी में बनने वाला रिलीजियस कल्ट था और बरतानिया की कॉलोनियल दौर के अंदर बनने वाला एक रिलीजियस आइडिया था, और उसके बाद जो तालीम जिस अंदाज से डिज़ाइन की गई, अजहान और ख्यालात और वर्ल्ड व्यू, इसके क्या आप तब्दील होते हुए देख रहे हैं इस बदलती हुई दुनिया में, या वो वही रहेंगे कि हमने हरा चश्मा ही पहनना है या ब्राउन पहनना है जो कि हमें कॉलोनियल मास्टर्स ने दिया था, हालांकि रहे हम नई रियलिटीज़ के अंदर हैं और चाह रहे हैं कि डिस्टेंट पावर को छोड़ के नेबर पावर को अख्तियार करें? डॉक्टर साहब देखें, जब इन्वायरमेंट चेंज होती है तो पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। इस वक्त दो कंटेंडिंग जो है वो स्ट्रेटेजिक थॉट्स हैं। ये कहा जाता है कि सिंस कोलंबस जो वेस्ट की स्ट्रेटेजिक थॉट रही है वो रही है बेस्ड ऑन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एथनिक क्लींजिंग एंड डिवाइड एंड रूल। और मैं इसकी मैनिफेस्टेशन आज भी होता हुआ देख रहा हूँ। जो चाइना अभी स्ट्रेटेजिक थॉट क्लेम कर रहा है कि वो लाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशंस,
win-win cooperation and mutual growth and development. प्रेसिडेंट शी ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि वी विल रीडिफाइन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो मैं जब उसको इंटरप्रेट करता हूं तो मैं इसी स्ट्रेटेजिक थॉट की बेसिस के ऊपर इंटरप्रेट करता हूं कि ये एक डिफरेंट स्ट्रेटेजिक थॉट होगी। हमने वो टाइम भी देखा दुनिया ने जब पैन ब्रिटिकाना था, फिर वो टाइम आया जब पैक्स अमेरिकाना था, अब बातचीत हो रही है पैक्स सिनेका का, पैक्स सिनेका, which is a word dominated by China। तो उसमें देखें, एक तरफ आपके पास एक नॉलेज है, डेफिनेटली आज जो हमारे यहाँ नॉलेज प्रिवेल कर रहा है वो वेस्ट का नॉलेज है, बिकॉज ब्रिटेन भी वेस्ट में, यूएस भी वेस्ट में, लेकिन ये है कि द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज चाइनीज सिविलाइजेशन, जिसके बारे में कहा जाता है कि 3200 ईयर्स ओल्ड। चाइना के पास जो विजडम है, चाइना के जो सेजेस थे, चाइना के पास जो स्कॉलर्स हैं, they are no less than any part of the world. Rather, I would say कि evolutionary लिहाज से they may be superior than rest of the world. अभी का जो आप ये जो ट्रांजिशन देख रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि दुनिया ट्रांजिशन में है in multiple domains, and one of the domain is कि ये ऑर्डर चेंज हो रहा है। इसमें भी अगर आप देखें तो जो कॉन्डक्ट है यूएस का वो किस तरह का है, और जो कॉन्डक्ट है चाइना का वो किस तरह का है, तो आपको क्लियर एक कंट्रास्ट नजर आता है। मैंने अपनी पीएचडी में एक ग्राफ बनाया था लास्ट डिकेड कि एक डिकेड में क्या ट्रेजेक्ट्री यूएस की रही है और क्या ट्रेजेक्ट्री चाइना की रही है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो मैं ये डॉक्टर साहब कहना चाहूंगा कि यूएस इज स्टूपिंग टू द लेवल ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आप उनके स्टेटमेंट्स देखें, आप उनके यू टर्न्स देखें, आप उनकी परसूट्स देखें कि एक जो आपका वेटरन है हु इज नाउ अ सेनेटर, वो अगर स्टेटमेंट दे देता है विच इज एंटी गवर्नमेंट, तो उसको कहा जाता है कि हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेंगे और हम तुम्हारी पेंशन बंद कर देंगे। अमेरिका में वही कुछ हाल हो रहा है जो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होगा कि किसी के घर में, अब आइस क्या कर रहा आज वहां पे अमेरिका में। आज मेरी अमेरिका में बात हो रही थी, somebody living in अमेरिका, कि वहां पे किस तरह की सोशल राइट्स के स्केयर और कंसर्न्स हैं। लोग फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। सो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मेरे नजदीक ये जो नॉलेज जिसका आपने जिक्र किया, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सुपीरियर नॉलेज। The strategic thought will be replaced by superior strategic thought। और मेरा ख्याल है कि जो दुनिया है which will be Chinese dominated world will be far better than what we have seen which is American dominated world। जनरल साहब, लास्ट क्वेश्चन, मीना रीजन के अंदर पाकिस्तान अपने आप को किस तरह पोजीशन कर रहा है और फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? वंडरफुल। आपने there is a scholar with the name of Barry Buzan, जिन्होंने RSTs रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी वो दी थी उन्होंने, जिसके ऊपर बेस करते हुए दुनिया को वेरियस रीजनल कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट किया गया था। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जहां कहीं भी थ्रेट कॉमन होगी वहां पे जो कंट्रीज हैं वो एक बनाएंगे, एक अलायंस बनाएंगे ताकि उसको हम वार्ड ऑफ कर सकें। तो अभी आप देखें इसी की जो इस थ्योरी की भी एवोल्यूशन चल रही है। सो नए कॉम्प्लेक्सेस इमर्ज हो रहे हैं। साउथ एशिया जिसमें हम लाई करते हैं, ये हिस्टोरिकली रहा है इंडियन सेंट्रिक साउथ एशिया, और इंडियन सेंट्रिक साउथ एशिया रहा है कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एंड कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेटेड। अब साउथ एशिया की बातचीत हो रही है ग्रेटर साउथ एशिया। ग्रेटर साउथ एशिया में अगर आप उसका मैप देखें तो उसमें हमारे वाला साउथ एशिया प्लस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड द रीजन अंटिल टर्की उसमें शामिल है। तो ये जो फ्यूचर में भी आपको नजर आ रहा है, मीना और हमारा रीजन, दे आर गोइंग टू बी इन अ वे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के 3 बड़े ओशंस हैं, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन फॉर 3000 years ये कंडुइट रहा है फॉर ट्रेड बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक।
ये दोनों अटलांटिक और पैसिफिक हैं, ये ग्रो कर गए हैं और इंडियन ओशन बैकवर्ड रह गया। इंडियन ओशन जिसमें मीना भी है, जिसमें हमारा साउथ, ये हमारा रीजन भी है। सो ये जो रीजन्स हैं ये पीछे रह गए हैं, वेर एज इनके पास जो कुदरती वसाइल हैं वो अबंडेंस में है। ऑयल यहाँ पे है, डायमंड यहाँ पे है, कोल यहाँ पे है, आयरन यहाँ पे है, गैस यहाँ पे है। अब तो बल्कि जो अफगानिस्तान जिसको कहा जाता है KSA ऑफ लिथियम, वो उसमें मिनरल रिचेस और रेयर अर्थ मेटल्स हैं। तो इनको देखते हुए मेरे नज़दीक जब चाइनीज डोमिनेटेड साउथ एशिया जिस तरीके से मैं, जो कि विच इज गोइंग टू बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोन, और कॉन्फ्लिक्ट उसमें कम होंगे, तो उसमें ये दोनों जो रीजन्स हैं, that is MENA and South Asia, they will be complementing each other, rather including Central Asia. So पाकिस्तान की जो पोजीशन आप देख लें, in a way it is central. Pakistan is known as the zipper state. It is known as the pivot state, जहां पे के पाकिस्तान कनेक्ट करता है इन तीन मेजर रीजन्स को, दैट इज सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड मीना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। Thank you very much, General Samre Salik Saab. A very enlightened analysis that you have shared with us. और फ्यूचर के अंदर भी सर आपसे इंशाल्लाह सीखते रहेंगे सर. इट इज़ रियली अप्रिशिएटेड.